गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है स्टेट लेवल ट्रेंड इन पावर्टी। अब देखिए, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो पावर्टी है उस पावर्टी को इंडिया में जो हर स्टेट में उसका क्या क्या ट्रेंड है, उसका क्या क्या किस तरीके से उस पावर्टी कितनी परसेंट थी, कितनी घटी, ठीक है, ईयर बाय ईयर क्या था उस टाइम, आज से 2 डिकेड 3 डिकेड्स पहले, ठीक है, अब क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि 5 स्टेट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ द इंडियाज़ पुअर। मतलब हमारे देश के अंदर जो ये तमाम स्टेट हैं इसमें 70% आबादी, मतलब 70% पुअर पीपुल रहती है इस स्टेट में। ड्यूरिंग 1973-74 में क्या था, अबाउट 1/2, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज मोस्ट ऑफ दीज लार्ज स्टेट वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कि 1973-74 में ये देखा गया था कि जो हमारे देश में जितने गरीब थे उनमें से जितने भी देश में गरीब उसमें आधा जो गरीब थे कम से कम ये 5 स्टेट में मिला के थे। बाकी रेस्ट कितने थे, जो आपके आजकल जो स्टेट हैं 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, तो ये जाकर तकरीबन 23 स्टेट लगभग हाफ थे और बाकी हाफ इस स्टेट में गरीब थे। इसमें ये लिखा है कि इन द डायग्राम रिव्यूज द 6 स्टेट्स, ठीक है, डायग्राम क्या क्या शो करता है 6 स्टेट्स के बारे में। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा कंटेन लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर इन 1973-74। इस स्टेट में सबसे ज़्यादा गरीब हुआ करते थे ये 5 स्टेट 6 स्टेट में। ड्यूरिंग 1973 से लेकर 2012 तक मैनी इंडियन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल्स ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने अपनी गरीबी को कुछ दूर किया, बाकी रेस्ट जो थे वो ऐसे ही रिमेन बने हुए थे। येट द पॉवर्टी लेवल्स ऑफ 4 स्टेट उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आर स्टिल फार अबव द नेशनल पॉवर्टी लेवल। अभी भी बहुत दूर हैं काफ़ी ये जो तमाम ये 4 स्टेट जो हैं। इसका डायग्राम देखिए बना हुआ है, देखिए आम पर पॉपुलेशन कितनी है, देखिए इस तरह बना हुआ है, ये मिलियंस में है, ठीक है, दे रहा है ये 70% है, इतना है, ठीक है, इतना है, फिर इतना बढ़ा ये बिहार का इतना है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है, परसेंटेज दिया है पावर्टी जो हर सेक्शन में है ना। ये ब्लू वाला 1973 से 1974 वाला और लाइट ब्लू वाला कितना 2000। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी कहीं के रिड्यूस हुए हैं बहुत स्टेटों से, पहले ज़्यादा पावर्टी थी। अब देखिए इसमें कहते हैं ब्रिटिश रूल एडवर्स इफेक्ट और लिविंग स्टैंडर्ड। अब ब्रिटिश का क्या क्या वो था, उनका रूल था जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जो गरीबी बहुत जो गरीब थे उन पर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पर क्या क्या फ़र्क पड़ा। देयर इज़ नो डाउट, ठीक है, देयर इज़ नो डाउट दैट ब्रिटिश रूल हैड सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, देयर प्राइमरी मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू, इनका मेन मकसद था कि इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए। 2 फोल्ड उन्होंने किया है, टू गेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन जूट फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, टू बी यूज्ड अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ये भी था, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट लाइक कॉटन क्लॉथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया मार्केट एट हायर प्राइसेस, ये भी था। मोर देन 70% ऑफ इंडियंस आर इंगेज इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ब्रिटिश राज पीरियड, ब्रिटिश पॉलिसीज रेज्ड रूरल टैक्सेस, ये तमाम करने लगे, विच एनेबल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स बिकम लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि मोर देन 70% इंडियंस का एग्रीकल्चर में थे कब, ब्रिटिश के टाइम में। और ब्रिटिश क्या करते थे, उनकी पॉलिसी थी ताकि रूरल एरिया से ज़्यादा टैक्सेस को रिसीव किया जाए, जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादातर क्या करने लगे, विच एनेबल मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स हैड बिकम लार्ज लैंड ओनर्स, जिससे क्या होता है कि जो बड़े किसान जो थे, छोटे किसान थे, वो भी बेचारे लोन लेना शुरू कर थे बड़े बड़े मनी लेंडर से जो ओनर्स हुआ करते थे, जिससे कहते बहुत कुछ उस टाइम गरीबी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। कब, ब्रिटिश के टाइम में। अंडर ब्रिटिश रूल
इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, इंडिया क्या करने लगी थी, फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने लगी दूसरे कंट्री में. इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फैमिन्स and as many as 26 million people died in famines between 1875 to 1900. मतलब 26 मिलियन मतलब कि 2,60,00,000 लोग कब 1875 से लेकर 1900 सदी तक हमारे इंडिया में भूखमरी से लोग मर गए थे. क्योंकि ब्रिटिश के टाइम बहुत सा फूड ग्रेन्स क्या होता था, ये सब एक्सपोर्ट हो जाता था दूसरे कंट्री में. नेक्स्ट क्या है, इन द शॉर्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज मेड मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपुल. देयर मेन गोल वॉज प्रोवाइड मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू हैव इंडिया सर्विस इन डेप्थ पेमेंट्स टू ब्रिटेन एंड फॉर इंडिया टू प्रोवाइड मैन पावर फॉर ब्रिटिश इम्पीरियल आर्मीज़. तो यही मेन था ब्रिटिश का, ब्रिटिश का यही कॉन्सेप्ट था कि इंडिया की जो लोग थे उनकी कंडीशन को एकदम दयनीय बना दो, एकदम मिजरेबल कर दो पूरी तरीके से. ब्रिटिश में मार्केट में पूरा इंडिया का बाज़ार बन जाए वहाँ पर जा कर के. और ब्रिटिश वाले क्या चाहते थे, इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट वहाँ से बना करके मैन्युफैक्चर इंडिया में बेचते थे और इंडिया कर्ज में डूब जाता था बहुत ज़्यादा. उसके बाद क्या होता था, और जितने भी इंडियंस थे वो किसी प्रोडक्शन यूनिट में ना लग करके ब्रिटिश की आर्मी में अपनी खुद सेवा दें. यही इनका मेन मकसद था. एग्रीकल्चर स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लिवलीहुड. तो उस टाइम क्या था कि जो एग्रीकल्चर था वही एक मेन सोर्स था जो किसान जो लोग थे, जो लोग रहते थे, वो अपने लिवलीहुड्स को पूरा करते थे. इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड लैंड इज द प्राइमरी एसेट्स ऑफ रूरल पीपल. ठीक है. The owner of land is important determinant of material well-being, and those who own some land have better living condition. ठीक है, ओनरशिप अपना लैंड हुआ करता था. ठीक है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मटेरियल वेल-बीइंग. ठीक है, अपना लैंड होता था तो वो अपना अच्छा दिन प्रोडक्शन कर देता था. कुछ लोग के पास क्या होता था, जो लैंड होता उसी पर रहते थे. तो एक तरह क्या होता है, लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग का बंटवारा, लैंड सीलिंग मतलब जो एक तरह का लैंड का बंटवारा साइडिंग से नहीं हो पाया था. तो लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग क्या था, इसमें देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ ऑप्टेड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड थ्रू लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग रेफर्स फिक्सिंग और स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच could be owned by individual beyond the specified limit. All land belonging to the particular person would be taken cover by the government will allotted to the landless cultivated small farmers. तो लैंड सीलिंग मतलब होता है खूब बड़ा, किसी किसान बहुत छोटा लैंड होता था, किसी किसान बहुत बड़ा लैंड होता था. तो गवर्नमेंट टेक ओवर करके छोटे छोटे किसान को दे देती थी और जो उसमें से परसेंटेज लेकर के बड़े किसान को दे देती थी. एक तरह गवर्नमेंट की एक फ़ायदा था कि सभी किसान जो है जिनके पास लैंड ना हुआ करता था वो भी उनको लैंड मिल जाए, उस पर थोड़ा सा खेती कर लें. यही लैंड सीलिंग था. तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था, सक्सेस नहीं था. हाउएवर दिस मूव वाज सक्सेसफुल ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट. बहुत ही लिमिटेड हुआ था. लार्ज सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स वर नॉट एबल टू फॉर्म द स्मॉल होल्डिंग ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड स्किल. जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते थे उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, वो उतनी स्किल नहीं होती थी कि उस पर खेती कर पाएँ. लैंड होल्डिंग्स वर टू स्मॉल टू वाइबल. बहुत छोटा होता था, उनको लैंड मिलता था. मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट फेल टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. ज़्यादातर इंडियन जो स्टेट थे वो इस तरह की सोसाइटी, इस तरह की जो पॉलिसी होती थी जो लैंड सीलिंग की, उतना सक्सेस नहीं हो पाए थे. मेजॉरिटी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर पीपल इन इंडिया स्मॉल फार्मर हुआ करते थे. लैंड डैट दे आर जनरली लेस फर्टाइल एंड डिपेंडेंट और रेंज. ज़्यादा इंडिया का जो खेत होता था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता था, फर्टाइल नहीं होता था. ठीक है, और वो ज़्यादा बारिश पे भरोसा करते थे. देयर सर्वाइवल डिपेंड ऑन सब्सिस्टेंस क्रॉप्स लाइक वीट एंड सम टाइम ऑन लाइव स्टॉक्स. ठीक है, तो ज़्यादातर उनका जो जीने का तरीका होता है वो ज़्यादातर जो मेन जो खेती करते थे गेहूँ करते थे और अपने लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर जो मवेशी होते उस पर ज़्यादा डिपेंड करते थे. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट फार्मिंग इन विच फार्मर्स फोकस ऑन ग्रोथ इनफ फूड फीड देमसेल्फ एंड फॉर फैमिलीज. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं कि किसान उतना ही खेती कर पाता था, कि उतना ही प्रोडक्शन कर पाता था जो अपने खा ले और अपने फैमिली चला ले, बस यही था. ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स होना शुरू हुआ.
इसमें क्या होता है, विद रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड विदाउट अल्ट्रेशन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड स्टीडली डिक्लाइन। तो आबादी बढ़ती गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था, तो उसके हिसाब से क्या पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो इससे क्या कि खेत भी क्या छोटे होते चले गए, पर हेड क्या ज़्यादा लोगों की डिमांड में बढ़ने लगी। इट हैज़ लेड टू फ्रेगमेंटेशन लैंडिंग, और लैंडों का बंटवारा होने लगा। तो लैंड बड़े बड़े होते ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लैंड छोटे छोटे कर देंगे किसान तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। द इनकम ऑफ दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिली। तो इसलिए जो उनकी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं उनकी इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपनी फैमिली को वो चला सकें, ठीक है। इट हैज़ लेड डिस्ट्रेस में, और काफ़ी फार्मर में क्या होता था, डिस्ट्रेस हो जाता था, बहुत ही नाखुश हो जाते थे। क्या होता था कि डिस्ट्रेस में फार्मर्स, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट लगता था, लो एंड अनस्टेबल इल्ड्स होता, प्रोडक्शन नहीं पाता था, डिक्लाइन वर्ल्ड प्राइसेस बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता था कि जो प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती थी कोई चीज़ की, एकदम उसकी वैल्यू नहीं रह जाती थी। ग्लोबल सरप्लस इन प्रोडक्शन ड्यू टू सब्सिडीज़ बाय फॉरेन कंट्रीज, बहुत सी फॉरेन कंट्रीज सब्सिडी देने लगती जिसको उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते, लोग आसानी से ले लेते थे, तो ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी फार्मर्स को। एंड ओपनिंग ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ड्यू टू ग्लोबल हैव इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ फार्मर्स टू लेट एग्रीनियन डिस्ट्रेस इन सब्सिडी। तो जब फॉरेन के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गए तो फॉरेनर अपना लोग सस्ता से बेचने लगे, तो जितने भी एग्रीकल्चरल जो होते थे, जो फार्मर थे उतना खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो लोग होते थे उनको सस्ते चीज़ों पर मिल जाता था, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत गिर गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल ओपन अप हो गया था, पूरी तरीके खुल चुका था। तो हम कह सकते हैं कि इन व्यू ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सीरियस नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इट इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, यही मेन कारण था कि इंडिया काफ़ी नुकसान हुआ। पॉवर्टी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल कॉज और सिंगल सेट ऑफ कॉजेज। ठीक है, ये भी होता था। इट इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना था, एंड आउटकम्स इफ इंटरेक्टिव एंड डाइवर्स इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, यही था। तो स्टूडेंट आज के फिलहाल इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। थैंक यू।